हेलो बच्चों आपका स्वागत है आपके अपने चैनल जिसका नाम है सार्थक कॉमर्स वाला पर। तो आज है इस वीडियो के अंदर हम कवर करने वाले हैं चैप्टर 6 स्टाफिंग की अदर केस स्टडीज़, क्योंकि इससे पहले पार्ट 1 के अंदर हमने कुछ केस स्टडीज़ को कवर किया था और क्योंकि ये एक बड़ा चैप्टर है तो उसके बेसिस पे इसमें और थोड़ी और केस स्टडीज़ अभी बची हुई थी। तो आज हम कुछ स्मॉल केस स्टडीज़ जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, और जिन जिन टॉपिक से मैं यहाँ पे केस स्टडीज़ आपको करा रहा हूँ जनरली वही टॉपिक्स आप एक इंडिकेशन समझो इन वीडियोस के थ्रू कि उन्हीं टॉपिक से ज़्यादातर केस स्टडी आपको अपने एग्ज़ाम्स में देखने को मिलेंगी। ठीक है। और जनरली अगर मैं आपको टॉपिक बता दूं तो टॉपिक जिनसे ज़्यादातर केस स्टडी आने के चांसेस रहते हैं स्टाफिंग चैप्टर से, वो है जिसमें एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट के जो मेथड्स हैं वो सारे एक बार आपको समझ लेने हैं, क्योंकि उनसे केस स्टडी आने के चांसेस रहते हैं। सेकंड, आपके सिलेक्शन प्रोसेस से आ सकती है केस स्टडी, उसमें टाइप्स ऑफ टेस्ट हैं। ठीक है, उसमें और भी जैसे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट और जितने भी स्टेप्स हैं तो सिलेक्शन प्रोसेस से भी आ सकती है केस स्टडी। इंटरनल एक्सटर्नल सोर्सेज से भी आ सकती है, इंटरनल और एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट से, यानी कि उनके मेरिट और डीमेरिट पर और पहचानों की कौन सा सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट है। और साथ में लास्ट स्टाफिंग प्रोसेस से भी आ सकती है। और एक वेरी इंपॉर्टेंट जिसको मैं भूल गया था पर अब मुझे याद आ गया, जिसका नाम है मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग, जिसमें ऑन द जॉब और ऑफ द जॉब मेथड्स। तो ये 5 टॉपिक्स हैं जिनसे केस स्टडीज़ मैक्सिमम बन सकती हैं। इससे ज़्यादा किसी टॉपिक से मेरे हिसाब से तो नहीं बन सकती, और जितने भी प्रीवियस पेपर्स हैं सीबीएसई के उनमें जनरली जो केस स्टडीज़ आई हैं वो इन्हीं टॉपिक से आई हैं। ठीक है, तो लेट्स मूव ऑन टू द केस स्टडी नंबर 1। द वर्कर्स ऑफ अ फैक्ट्री रिमेन आइडल because of lack of knowledge of high-tech machines. Frequent visit of engineers tell the solution which cause high charge. How can this problem solved? यानी कि वर्कर्स हैं एक फैक्ट्री के जो आइडल हैं, यानी कि वो बिल्कुल अनेबल हैं क्योंकि उन्हें नॉलेज नहीं है जितनी भी हाईटेक मशीन्स आई हैं ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर। यानी कि वर्कर्स जो हैं वो बिल्कुल खाली बैठे हुए हैं इस वजह से, क्योंकि उन्हें नॉलेज ही नहीं है हाईटेक मशीन्स की जो आजकल ऑर्गेनाइजेशन या फैक्ट्रीज़ में यूज़ की जा रही हैं। फ्रीक्वेंट विजिट ऑफ इंजीनियर्स टेल द सोल्यूशन विच कॉज हाई चार्ज। और अगर इंजीनियर्स की विज़िट कराई जाए एक सोल्यूशन के तौर पे कोई ऑर्गेनाइजेशन द्वारा, तो इंजीनियर्स की जो सॉल्यूशंस होते हैं वो काफ़ी हाईली कॉस्टली होते हैं, यानी कि हाई चार्ज वाले होते हैं। यानी कि वो जो इंजीनियर्स विज़िट करते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में ये बताने के लिए कि कैसे आप वर्कर्स को अडेप्ट करा सकते हो उन हाईटेक मशीन्स के साथ, वो काफ़ी हाई चार्ज लेते हैं जिससे कॉस्ट काफ़ी बढ़ सकती है। सो कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है, यानी कि कैसे आप वर्कर्स को फेमिलियर करा सकते हो हाईटेक टेक्नोलॉजीज़ के साथ, और साथ ही साथ बिना इंजीनियर्स के सॉल्यूशंस लिए कैसे आप अपनी कॉस्ट को भी कम करा सकते हो। सो ये जो पूरी केस स्टडी है इससे आपको समझ आया होगा। तो जहाँ पे भी जनरली ना हाईटेक और सोफिस्टिकेटेड मशीन्स की बात की जाए तो वहाँ पे एक इंडिकेशन ले लेना कि ये किससे आ रहा है, कौन से टॉपिक से है ये केस स्टडी। ये है ट्रेनिंग मेथड्स, ये ट्रेनिंग टॉपिक से आ रही है आपकी केस स्टडी। ये आपको इंडिकेशन मिल जाना चाहिए जहाँ पे भी हाईटेक और सोफिस्टिकेटेड मशीन्स की बात हो रही हो। और आपको भी पता है एक सल्यूशन सबसे बेस्ट है जब भी हाईटेक मशीन्स हो, तो वो है वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग, जो कि ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड का एक बहुत ही बढ़िया एग्जांपल है और एक मेथड है। तो इसका जो आंसर है वो आप ये लिख सकते हो दैट वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग इज़ द मोस्ट एफिशिएंट सॉल्यूशन फॉर द वर्कर्स टू मेक देम फेमिलियर विद द हाईटेक मशीन्स। ये जनरली वैसे केस स्टडीज़ में आपको सिर्फ आंसर लिखना होता है, लेकिन मैं आपको एक सेंटेंस का आंसर बता रहा हूँ ताकि आप समझ जाओ और केस स्टडीज़ के साथ रिलेट कर सको। ठीक है, तो पहली केस स्टडी आपने देखी कौन से टॉपिक से आई है, ट्रेनिंग से आई है, और वो भी किससे आई है, मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग। तो जितनी भी यहाँ पे मैं आपको केस स्टडीज़ करा रहा हूँ वो कहीं ना किसी बोर्ड के एग्ज़ाम्स में आई हुई हैं। और जनरली ये केस स्टडीज़ अभी नहीं तो बहुत टाइम पहले सीबीएसई के एग्ज़ाम्स में ही आई हुई हैं। और ये आप अगर ये नहीं भी आई होंगी, मान लीजिए एक बारी के लिए ऐसा अज्यूम करिए, तो फिर उसके अलावा भी ये जो सारे टॉपिक्स की जो केस स्टडी है ना, ये आपके बेटरमेंट के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप इम्प्रूवमेंट पे ध्यान दीजिए, ये मत ध्यान दीजिए कि कौन सी केस स्टडी आई हुई है कौन सी नहीं आई हुई है, क्योंकि आगे पैटर्न चेंज होता जा रहा है। तो ऐसा तो है नहीं जो अभी प्रीवियस ईयर्स में आ चुकी हैं वही आगे भी आने वाली हैं, क्योंकि पैटर्न चेंज हो रहे हैं, एनईपी आ चुकी है। सो आप अपनी बेटरमेंट और इम्प्रूवमेंट पे ज़्यादा फोकस करिए, ना कि इस पे कि प्रीवियस ईयर में कौन सी केस स्टडीज़ आ चुकी हैं या नहीं आई हैं। और आप ये देखिए कि आपकी परफॉर्मेंस कैसी है और क्या आप खुद से आंसर दे पा रहे हो उसके अंदर। ठीक है,
Let's move on to case study number 2. An organization provides security services. It requires such candidate who did not leak out the secrets and they are better in almost all aspects. What steps should be taken in selection process? यानी कि एक ऑर्गेनाइजेशन है जो सिक्योरिटी सर्विसेज का काम करती है, यानी कि जैसे सिक्योरिटीज़ होती हैं उनको प्रोवाइड करने का काम करती है एक ऑर्गेनाइजेशन। उन्हें ऐसे किसी कैंडिडेट की ज़रूरत है जो उनकी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन को बाहर लीक ना करें और साथ साथ सारे एस्पेक्ट्स में बिल्कुल बढ़िया हो, यानी कि ऑल ओवर उसका बढ़िया डेवलपमेंट होना चाहिए, वो डेवलप्ड होना चाहिए जो कैंडिडेट वो ढूंढ रहे हैं। तो कौन सा स्टेप लिया जाएगा सिलेक्शन प्रोसेस में ऐसे कैंडिडेट को ढूंढने के लिए? तो अगर आप थोड़ा सा ध्यान दो यहाँ पे, तो यहाँ पे एक चीज़ बोलिए कि हु डिड नॉट लीक आउट द सीक्रेट्स, और साथ में एक चीज़ और बोलिए जिस पे ज़्यादा एम्फोसिस कर रहा हूँ मैं, दे आर बेटर इन ऑलमोस्ट ऑल एस्पेक्ट्स। और यहाँ पे आपको पता है सिलेक्शन प्रोसेस में ऐसा कौन सा स्टेप है, आप खुद ही बता दो, ऐसा कौन सा स्टेप है सिलेक्शन प्रोसेस में जिसमें जनरली आप क्या करते हो कि किसी भी कैंडिडेट को जानते हो या किसी भी कैंडिडेट को आप पहचानते हो, और मे बी शायद यहाँ पे रॉन्ग भी हो सकता है, मे बी ये स्टाफिंग भी हो सकता है, लेकिन ये सिलेक्शन ही है। तो सिलेक्शन प्रोसेस में कौन सा स्टेप है, ठीक है? तो सिलेक्शन अगर आपको प्रोसेस पता होगा तो आपको पता है उसमें सबसे पहले प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग होती है। तो वो तो नहीं है, क्योंकि प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग में तो हम कैंडिडेट का एक ओवरव्यू लेते हैं। अब सेकंड स्टेप आता है एक जिसको हम बोलते हैं सिलेक्शन टेस्ट, जहाँ पे हम एक इंडिविजुअल की जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स को हम टेस्ट करना चाहते हैं उसको एक रिटर्न एग्ज़ाम या रिटर्न आप कह सकते हो एक क्वेश्चन या रिटर्न क्वेश्चन आर के थ्रू हम उसे टेस्ट करते हैं। तो यहाँ पे कौन सा सिलेक्शन टेस्ट अप्लाई करेंगे अगर वो कैंडिडेट को हर एस्पेक्ट्स में बेटर देखना चाहते हैं? तो टेस्ट बेसिकली आपने 5 टाइप्स के ही पढ़े। इसमें पहला इंटेलिजेंस टेस्ट है, दूसरा एप्टीट्यूड टेस्ट है, तीसरा पर्सनैलिटी टेस्ट है, चौथा ट्रेड टेस्ट है, पाँचवा इंटरेस्ट टेस्ट है। अब इसमें से ना इसमें इंटेलिजेंट टेस्ट की बात की गई है, ना इसमें एप्टीट्यूड टेस्ट की बात की गई है, ना इसमें ट्रेड टेस्ट की और ना इंटरेस्ट टेस्ट की। अगर आपको इन सारे टेस्ट की इन्फॉर्मेशन है और नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में जाओ, सारे चैप्टर्स को मैं कवर करा चुका हूँ इसी चैनल के ऊपर, बिजनेस स्टडीज़ के क्लास 12th के। तो उनको जाके गो थ्रू करो, थॉरली कवर कराएं, और बहुत अच्छा खासा यानी कि मॉडरेट रिस्पॉन्स आपके थ्रू भी मिला है इतने कम टाइम में, तो उसके लिए भी मैं बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ। ठीक है, तो जाके उसे देखो एक बार, और उसके थ्रू सब चीज़ मैंने सारे टॉपिक डिटेल में आपको क्या है कवर करा रखे हैं। तो जो बच्चे सिर्फ ये सोच रहे हैं कि हम क्या केस स्टडीज़ बनाते हैं, नहीं, हमने ऑलरेडी 2024 बोर्ड एग्ज़ाम्स वाले बच्चों के लिए बिज़नेस स्टडीज़ का सिलेबस ख़त्म भी कर चुके हैं हम, और वो भी अगस्त में ही ख़त्म कर दिया था। अब केस स्टडी प्लेलिस्ट बना रहे हैं क्योंकि हमारा मेन मोटिव है वही बच्चे यहाँ पे पढ़े जिनको 100 आउट ऑफ 100 स्कोर करने। और अब शायद हम अगली प्लेलिस्ट एमसीक्यू प्लेलिस्ट भी लाने वाले हैं इसी चैनल पे। तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखिए ताकि सारी जितनी भी नोटिफिकेशंस हैं वो आप पे आ जाए, जो भी आने वाली नई नई वीडियोस अपलोड की जाएंगी इस चैनल पे। सो प्लीज़ कीप सब्सक्राइब एंड शेयर द चैनल विद योर फ्रेंड्स फॉर देयर बेनिफिट एज वेल। ओके, सो इसमें जो हमारा स्टेप लिया जाएगा सिलेक्शन प्रोसेस के अंदर वो है, आपको पता चल गया होगा, पर्सनालिटी टेस्ट। अब पर्सनालिटी टेस्ट क्या होता है भैया? तो पर्सनालिटी टेस्ट बेसिकली एक ऐसा टेस्ट है जिसमें एक इंडिविजुअल की होल पर्सनालिटी को आप देखते हो। ठीक है, तो यहाँ पे भी तो उसकी एक कैंडिडेट की पर्सनालिटी के बारे में ही बात हो रही है कि वो सीक्रेट लीक आउट ना करता हूँ, यानी कि कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन को अपने तहत ही रखता हूँ। तो ये भी एक पर्सनालिटी है किसी पर्सन की, और जनरली ये एक अच्छा पॉजिटिव एक आप कह सकते हो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है किसी भी इंडिविजुअल के अंदर, कि अगर वो डिस्क्लोज़ नहीं करता किसी और की बातें किसी और के सामने, तो कहीं ना कहीं ये उसकी पर्सनालिटी को भी क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है। तो यहाँ पे कौन सा टेस्ट किया जाएगा परफॉर्म? पर्सनालिटी टेस्ट परफॉर्म किया जाएगा, और ये कौन सा स्टेप है? सिलेक्शन टेस्ट। Let's move on to case study number 3. A company is manufacturing paper, plates and bowls each day. Due to local festival, it's an urgent order of 50,000 plates and bowls. Advise how company will fulfill by following which method of recruitment. So मैं इस क्वेश्चन को करनाने से पहले आपको ये बोलना चाहूँगा कि आप इस क्वेश्चन को रीड करो और खुद इसका सोल्यूशन एक बार बताने की कोशिश करो, क्योंकि इट इज़ अ वेरी हाई क्वालिटी क्वेश्चन एंड हाई क्लास क्वेश्चन, एंड आई डोंट थिंक सो दैट various of students who are seeing this video can tell the answer of this particular case study.
सो आप भी एक बार गेस करने की कोशिश करो, बाकी जब तक मैं समझाता हूँ मुझे पता है आप आंसर सोच ही लोगे अपने दिमाग में। सो एक कंपनी है जो मैन्युफैक्चर करती है पेपर की प्लेट्स बनाना और बोल्स बनाना, ठीक है, पेपर के जो प्लेट्स बनते हैं जिन्हें हम पत्तल कहते हैं वो बनाना। ड्यू टू लोकल फेस्टिवल इट्स एन अर्जेंट ऑर्डर ऑफ 50,000 प्लेट्स एंड बोल्स। अब एक लोकल ऑर्डर आया उनके पास क्योंकि एक लोकल फेस्टिवल था। अब क्या था, बेसिकली एक फेस्टिवल था, लोकल फेस्टिवल था, पर एक ऑर्डर आ गया, अर्जेंट ऑर्डर, जिसमें 50,000 प्लेट्स और बोल्स का ऑर्डर था, लेकिन लोकल फेस्टिवल भी चल रहा था, ये ध्यान रखना। एडवाइस हाउ कंपनी विल फुलफिल बाय फॉलोइंग विच मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट। तो बताओ यहाँ पे कैसे कंपनी फुलफिल करेगी और किस मेथड को फॉलो करेगी रिक्रूटमेंट के, ठीक है। तो मे बी अब तक बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिन्हें शायद इसका आंसर या ये क्वेश्चन ही समझ नहीं आया होगा कि क्या यहाँ पे होने वाला है और कौन सा मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट लगने वाला है। और मे बी बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने शायद इसका आंसर सोच भी लिया होगा और दे भी दिया होगा, क्योंकि उनकी प्रैक्टिस अच्छी है और शायद वो इस चैनल से कॉन्टीन्यूसली पढ़ाई कर रहे हैं इस वजह से, ठीक है। तो मैं आपको ये समझा देता हूँ। सबसे पहले तो ये जो केस स्टडी है इसका मतलब आपको क्लियर हो जाना चाहिए बिल्कुल, कि एक कंपनी है जो पेपर की प्लेट्स और बोल्स बनाती है। अब जनरली पेपर की प्लेट्स और बोल्स बनाते कौन है? अगर देखो कोई भी कंपनी है तो वो इन कामों के लिए जनरली जो कम्युनिटीज़ होती हैं, जो हमारे छोटी कम्युनिटी के लोग होते हैं, उन लेबर्स को रखती हैं ना। आपको भी पता है इस चीज़ के बारे में कि फैक्ट्रीज़ में ज़्यादातर लेबर्स आते हैं, या अगर वो हैंडमेड मैन्युफैक्चरिंग भी कर रहे हैं तो भी लेबर्स करते हैं ज़्यादातर इस टाइप के काम को, क्योंकि वो भी कर सकते हैं। तो ये ऐसी जो आप कह सकते हैं ऐसे बिजनेसेस एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करते हैं वीकर सेक्शंस को, ठीक है। और उनका भी फ़ायदा हो जाता है क्योंकि कंपनी का, क्योंकि उन्हें लोअर कॉस्ट पे मिल जाते हैं एम्प्लॉयज़, क्योंकि लेबर्स जो हैं वो किसी भी कॉस्ट पे काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन अब लोकल फेस्टिवल था तो लेबर्स की कमी हो गई, क्योंकि लोकल फेस्टिवल्स में आप सभी को पता है जैसे बिहार हो या कहीं हो, जहाँ के यहाँ के एरिया से ज़्यादा लेबर्स होते हैं। तो जब इनका कोई फेस्टिवल होता है तो ये अपने गाँव चले जाते हैं फेस्टिवल में। तो अब एक अर्जेंट ऑर्डर आ गया उस टाइम पे, तो लेबर्स थे नहीं। अब कैसे किस किस रिक्रूटमेंट के मेथड को कंपनी, अब आपको इतना तो समझ आ गया कि ये इंटरनल और एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट के मेथड से आ रहा है ये आंसर। पहली चीज़ तो यहाँ से ऐसे केस स्टडी को सॉल्व करो। दूसरी चीज़, अब रिक्रूटमेंट के दो ही सोर्स थे, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल में दो ही मेथड थे जिसमें से तो ये होने नहीं वाला, क्योंकि यहाँ पे तो हम कर ही एक्सटर्नल ही रहे हैं। तो एक्सटर्नल मेथड में अब कौन सा होगा? तो ऐसे करके आप पहुँच ही जाओगे, लेकिन जो बच्चे डायरेक्ट आंसर देने की सोच रहे होंगे मे बी वो तो मुश्किल ही समझ पाएँ। बहुत कम बच्चे होंगे जो डायरेक्टली आंसर दे दें, क्योंकि उनकी फिर प्रैक्टिस बहुत ही ज़बरदस्त होगी, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो क्या है? लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स। अगर आपने पढ़ा हो एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट का एक मेथड है लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स, जो ये बोलता है कि इसके अंदर बेसिकली लेबर कॉन्ट्रैक्टर एक ऐसा सोर्स है एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट का जिसके थ्रू लेबर्स को और ख़ासकर अनस्किल्ड वर्कर्स को रिक्रूट किया जाता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या किसी भी कंपनी द्वारा या किसी भी फैक्ट्री द्वारा। और ये लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स होते कौन है? जनरली जो ठेकेदार होते हैं उन्हें हम लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स कहते हैं। जैसे जब हमारे घर पे कभी हमें काम कराना होता है या रेनोवेशन करानी होती है तो हम एक ठेकेदार रखा होता है ना। और आपने देखा होगा वो ठेकेदार हर दिन सेम लेबर को नहीं लेके आता, क्योंकि हर दिन सेम लेबर जो होती है, सेम लेबर जो होता है वो शायद उतना मतलब वो नहीं होता आपके पास, सेम लेबर जो है हर दिन प्रोवाइड नहीं होता, क्योंकि हर दिन कोई ना कोई लेबर कहीं अलग जगह काम करने चले जाता है। तो लेबर कॉन्ट्रैक्टर जो है वो एक ऐसा एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट है जो इस केस स्टडी के थ्रू जहाँ जहाँ इस केस स्टडी के अंदर जिससे हम अपनी लेबर्स की नीड को फुलफ़िल कर सकते हैं। तो था ना बढ़िया क्वेश्चन। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए और प्लीज़ मैं कहता हूँ फिर बार बार कि चैनल को आप सब्सक्राइब करो, ठीक है। चैनल से बिल्कुल कॉन्टीन्यूसली बने रहो, लिंक पे रहो, ठीक है। सो लेट्स मूव ऑन टू केस स्टडी नंबर 4। मैक्स इंडस्ट्रीज़ वांट्स टू हायर स्टाफ फॉर इट्स केमिकल डिविजन्स, द कंपनी लिस्ट आउट वेरियस मेथड। अब मैक्स इंडस्ट्री जो है वो हायर करना चाहती है एम्प्लॉयज़ को केमिकल डिविजन्स के लिए, और कंपनी जो है उन्होंने वेरियस मेथड्स को लिस्ट आउट किया। अब यहाँ पे बहुत सारे आपको मेथड्स जो है जो मैक्स इंडस्ट्री सोच रही है जिन मेथड से रिक्रूट करने की, उनके बारे में बताया गया है। तो आपको एक एक करके उन मेथड्स के बारे में बताना है। अब सिंपली आप ये तो समझ लो यार क्वेश्चन पढ़ के कि ये रिक्रूटमेंट से आया है, मेथड्स ऑफ रिक्रूटमेंट से। तो अगर आपने मेथड्स ऑफ रिक्रूटमेंट नहीं पढ़ा है तो जाके पढ़ो, डिस्क्रिप्शन में वीडियो है, प्लेलिस्ट बनी है क्लास 12 बिजनेस स्टडीज़ के नाम से, उसमें जाके देखो। बिल्कुल थॉरली मैंने ये सब समझाया और बहुत अच्छी ट्रिक्स से भी समझाया, तो जाके प्लीज़ गो थ्रू करो और चेकआउट करो,
ठीक है। अब फर्स्ट पार्ट जो कि मैक्स इंडस्ट्री सोच रही है, हरिओम कंसल्टेंट कैन बी आस्क्ड टू लुक आउट फॉर सुटेबल पर्सनल ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी। यानी कि मैक्स इंडस्ट्री सोच रही है, जो पहला मेथड है रिक्रूट करने का स्टाफ को, कि वो हरिओम कंसल्टेंट्स को बोल सकते हैं कि आप हमारे लिए सूटेबल पर्सनल यानी कि एम्प्लॉय ढूंढ दीजिए कंपनी के बिहाफ पे। अब इन्होंने ये क्या कर रहे हैं, ये किसी इंटरमीडिएटर यानी कि किसी कंसल्टेंट एजेंसी को बोल रहे हैं कि आप हमें हमारी नीड के अकॉर्डिंग जैसा एम्प्लॉय या स्टाफ चाहिए आप वैसे हमारे लिए ढूंढ दीजिए। और इसका आंसर आपको क्लियर हो गया होगा, क्या है? प्लेसमेंट एजेंसीज, जिन्हें हम बोलते हैं प्लेसमेंट एंड कंसल्टेंट एजेंसीज, जो क्या करती हैं, जो बेसिकली थोड़ी सी कॉस्ट लेती हैं, जिनको भी वो रिक्रूट करा रही होती हैं। जनरली क्या होता है कि जो मेनली कोई जो भी एक कंपनी होती है, ठीक है, जो भी एक कंपनी होती है, कभी कभी वो डायरेक्टली रिक्रूट नहीं करती एक्सटर्नल सोर्स के अंदर, वो एक इंटरमीडिएटर को बोल देती है। इंटरमीडिएटर यानी कि बिचौलिया। और ये बिचौलियाँ क्या होती हैं, ये सारी एक एजेंसीज़ होती हैं, ठीक है। इन्हीं को हम कहते हैं प्लेसमेंट एंड कंसल्टेंट एजेंसीज़। और इनको बोलते हैं कि आप हमारे लिए रिक्वायर्ड पर्सनल्स ढूंढ दीजिए यानी कि एम्प्लॉयज़ ढूंढ दीजिए। अब जो पर्सनल अपना जैसे सीवी डाल के रखते हैं, रेज्यूमे डाल के रखते हैं, वो इन एजेंसीज़ तक पहुंचता है और ये एजेंसीज़ जो होती हैं ये इन कंपनी के बिहाफ पे इन्हें अप्रोच करती हैं। हालांकि ये इनसे थोड़ी सी कॉस्ट भी लेती हैं और कंपनी से भी थोड़ी कॉस्ट लेती हैं, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो क्या है? एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट में एक मेथड है जिसका नाम है प्लेसमेंट एंड कंसल्टेंट एजेंसी। तो यहाँ पे पहले स्टेप में मैक्स इंडस्ट्री ये वाला मेथड जो है एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट का वो एक्वायर करने की सोच रही है, ठीक है। अब बात करते हैं सेकंड पार्ट की, कि सेकंड कौन सा ऑप्शन सोच रही है मैक्स इंडस्ट्रीज़। सो पार्टिसिपेट इन प्लेसमेंट प्रोग्राम ऑर्गेनाइज्ड बाय डिफरेंट कॉलेज ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी। अब मैक्स इंडस्ट्रीज सोच रही है क्यों ना वो पार्टिसिपेट करें प्लेसमेंट प्रोग्राम में, जो कि ऑर्गेनाइज कराया गया है डिफरेंट कॉलेजेस द्वारा दिल्ली यूनिवर्सिटी के। तो पार्टिसिपेट करने की सोच रही है यूनिवर्सिटीज़ में प्लेसमेंट प्रोग्राम्स के अंदर। तो आपको बहुत ही सिंपली ये समझ आ गया होगा, कैंपस रिक्रूटमेंट, जहाँ पे क्या करती हैं ऑर्गेनाइजेशन, जहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन कॉलेजेस में जाती हैं, वेल नोन यूनिवर्सिटीज़ में जाती हैं और वहाँ से फ्रेश टैलेंट्स को उठाती हैं, यानी कि उन्हें प्लेस करवाती हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, क्योंकि उन्हें हाईटेक टेक्नोलॉजीज़ और साथ में उन्हें ज़्यादा फ्रेश नॉलेज होती है अपकमिंग चीज़ों की। तो इसलिए वो कॉलेजेस से न्यू और फ्रेश जो लोग हैं, फ्रेश यूथ जो होती है उनको उठाती है, ठीक है। तो सेकंड जो सोच रही है वो कैंपस रिक्रूटमेंट का। थर्ड मैक्स इंडस्ट्रीज़ कौन सा मेथड सोच रही है? कंसिडर वॉलंटरी एप्लीकेशन रिसीव्ड अर्लियर फ्रॉम वेरियस जॉब सीकर्स। अब वॉलंटरी एप्लीकेशन जो आई थी अर्लियर, जो कंपनी को ऐसा होता है कि जब कंपनी एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट करती है, जब वो प्रैक्टिकली रिक्रूटमेंट करती है तो बहुत से लोग इंटरव्यूज़ देने आते हैं, जिनमें से बहुत लोगों का सिलेक्शन नहीं होता, पर उनका जो एप्लीकेशन है वो छोड़ के चले जाते हैं, ठीक है। इसके ये इंटेंशनली भी होता है, अनइंटेंशनली भी होता है। तो कभी कभी अगर जिसको कंपनी ने सिलेक्ट किया है वो किसी रीज़न से जॉब को एक्सेप्ट नहीं करना चाहता, उस केस में कंपनी उस सेकंड बेस्ट ऑप्शन को चूज़ करती है जिसको कंपनी ने सिलेक्ट नहीं किया था या छोड़ा था उस फर्स्ट ऑप्शन के लिए। तो फिर कंपनी उसकी एप्लीकेशन के बेस पे उसे कॉल करती है। और अब आपको समझ आ गया होगा कि कौन सा मेथड सोच रही है यहाँ पे मैक्स इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड, जिसका नाम है कैजुअल कॉलर। कैजुअल कॉलर एक बहुत बच्चों को एक्चुअली में प्रॉब्लम होती है, लेकिन बहुत ही ईजी है। क्या होता है ना, जब बहुत से लोगों को एक कंपनी डिसाइड करती है, मान लो एग्जांपल के लिए जो कंपनी है उसने क्या किया, 30 लोगों को आफ्टर ऑल सेलेक्ट किया अपने किसके लिए, इंटरव्यू के लिए, ठीक है। 30 लोगों को सिलेक्ट किया अपने इंटरव्यू के लिए। अब कंपनी ने कितने सिलेक्ट करने थे? ओनली 5। कंपनी ने सिर्फ सिलेक्ट करने थे 5 एम्प्लॉयर, 5 स्टाफ। तो पोजीशंस थी 5 बट टोटल कितने लोग थे? 30। अब क्या हुआ, उन्होंने 5 सिलेक्ट कर लिए जो सबसे बेस्ट थे, यानी कि दे सिलेक्टेड द बेस्ट 5 आउट ऑफ द 30। बट उन 5 में से सिर्फ 3 ने एक्सेप्ट किया कंपनी का जॉब लेटर, और जो 2 पोजीशंस थी वो खाली रह गई, यानी कि जो 5 में से 2 थे उन्होंने मना कर दिया। तो अब इन पाँचों के अलावा जो कंपनी की सेकंड प्रेफरेंस रहे होंगे, जो लोग जिनको कंपनी ने सिलेक्ट नहीं किया, इन पाँचों की वजह से उनकी एप्लीकेशन ना वहीं छूट जाती है कंपनी में, और वो छोड़ के भी चले जाते हैं कि इन केस ऐसा कोई सर्कमस्टांस हुआ तो कंपनी हमें कॉल कर सके और हम तक कांटेक्ट कर सके। तो अब जो
इनके लिए जिन जिन लोगों को कंपनी ने इन टॉप 5 बेस्ट के लिए सेक्रीफाइस किया, अब 2 की पोजीशन तो बची क्योंकि 2 ने एक्सेप्ट नहीं किया अपॉइंटमेंट लेटर। तो जो बाकी 2 लोग छोड़ के गए होंगे अपनी एप्लीकेशन, या जितने भी लोग उनमें से 2 बेस्ट जिनको कंपनी ने सिलेक्ट नहीं किया था, उन्हें वो उनके एप्लीकेशन फॉर्म के बेसिस पे कॉन्टैक्ट करेगी, और उसी को हम बोलते हैं कैजुअल कॉलर। यानी कि जब कंपनी कैजुअली कॉल करके किसी को अपॉइंट करने की सोच रही होती है, ठीक है। एंड फोर्थ वन इज़ यूजिंग www.naukri.com टू सर्च द प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट। ये तो आपको इसी नाम से समझ आ गया होगा। तो ये एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट का सबसे ईजी मेथड है, जिसका नाम होता है, जो बहुत सिंपल लगता है बच्चों को, जिसका नाम है वेब पब्लिशिंग। तो वेब पब्लिशिंग मतलब जब इंटरनेट के थ्रू आप अपनी रिक्रूटमेंट की नीड्स को पूरा करने की सोच रहे होते हो, ठीक है। Now let's move on to case study number 5. Ramesh is working under the guidance of Harish, a carpenter, for the last 3 years to learn the different skills of this job. Name and explain the method of training. तो रमेश जो है वो काम सीख रहा है, किसका, कारपेंटर का काम सीख रहा है अपने एक, आप कह लो, मास्टर से, जिनका नाम है हरीश, ठीक है। हरीश एक कारपेंटर है जिससे रमेश कारपेंटर का काम ही सीख रहा है, ठीक है। और पिछले 3 सालों से वो कोशिश कर रहा है लर्न करने की डिफरेंट डिफरेंट स्किल्स कारपेंटर बनने के लिए। अब बताओ कौन सा मेथड ऑफ ट्रेनिंग यहाँ यूज़ हो रहा है। तो वेरी सिंपल, अप्रेंटाइसशिप प्रोग्राम। अप्रेंटाइसशिप प्रोग्राम एक ऐसा ऑन द जॉब मेथड ऑफ ट्रेनिंग है जिसके अंदर एक एम्प्लॉय ट्रेन करते करते जॉब भी परफॉर्म कर रहा होता है, या आप बोल लो कि जॉब परफॉर्म करते करते ट्रेन भी हो रहा होता है। तो यहाँ पे जैसे रमेश जो था वो एक तरीके से एम्प्लॉय था, और जनरली अप्रेंटाइसशिप प्रोग्राम, इसका आंसर इसलिए भी होगा क्योंकि अप्रेंटाइसशिप प्रोग्राम अनस्किल्ड वर्कर्स के लिए माना जाता है सबसे सूटेबल। तो यहाँ पे मेनली अनस्किल्ड की बात की जा रही है, मतलब जिसमें आपको काम सीखना पड़ता है, लेकिन नॉट इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन, इन टर्म्स ऑफ एनी अदर प्रैक्टिकल वर्क, लाइक जैसे प्लम्बर्स होते हैं, कारपेंटर्स होते हैं, ठीक है। तो ये काम जब आप सीखते हो, इलेक्ट्रीशियंस होते हैं, तो ऐसे काम में आपको प्रैक्टिकल गाइडेंस की ज़रूरत है, क्योंकि आप पढ़ के नहीं सीख सकते इन्हें, आपको जब कोई ये करके दिखाएगा। तो अप्रेंटाइसशिप प्रोग्राम बहुत सिंपल है। यहाँ पे एक मास्टर होता है जो कि हरीश था इस केस स्टडी में, और एक वर्कर होता है, या हम इसे ट्रेनर और ट्रेनी भी कह देते हैं। तो ट्रेनर हरीश है, ट्रेनी रमेश है। ट्रेनर क्या करता है, सबसे पहले वो वर्क करके दिखाता है जो वो सिखा रहा है ट्रेनी को। जैसे कि यहाँ पे हरीश दिखाएगा करके रमेश को कि कैसे डिफरेंट डिफरेंट स्किल्स सीखनी है अगर तुम्हें एक एफिशिएंट कारपेंटर बनना है, ठीक है। और जब हरीश पूरी तरीके से ट्रेन कर देगा रमेश को, उसके बाद रमेश एक बार परफॉर्म करके दिखाएगा हरीश को। और जब हरीश सेटिस्फाई हो जाएगा, यानी कि ट्रेनर सेटिस्फाई हो जाएगा कि रमेश ने अच्छे से सीख लिया है, तो हरीश वहाँ से उसे ट्रेन करके चला जाएगा। और अब जो कॉम्पनसेशन होगी वो किसको मिलेगी, जॉब को परफॉर्म करने की, रमेश को। अभी तक पूरी नहीं मिलेगी क्योंकि अभी तक उसे हरीश सिखा रहे थे, तो अभी तक कुछ ना कुछ कम होके मिलेगी, लेकिन जब वो पूरा काम बाय हिज ओन करने लगेगा तो उसे पूरी अपनी सैलरी या वेजेस मिलने लगेगी, ठीक है। बेसिकली वेजेस मिलने लगेगी। Let's move on to case study number 6. A company gets application on and off even without declaring any vacancy. However, as and when the vacancy arises, the company make use of such applications. Name the source of recruitment. Very simple. application 2 बार आ गया। कैजुअल कॉलर है इस एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट के मेथड का नाम। एक कंपनी जो है उसे एप्लीकेशन आ रही थी ऑन एंड ऑफ इवन विदाउट डिक्लेयरिंग एनी वैकेंसी, यानी कि एक कंपनी ने वैकेंसी अभी डिक्लेयर भी नहीं की थी, फिर भी उसको एप्लीकेशंस भेज रहे थे लोग। हाउ एवर, जो भी एप्लीकेशंस आई, कंपनी को पहले लगा कि इनका कोई काम नहीं है, दे आर यूजलेस फॉर देम। बट एक्चुअली में जब कंपनी ने वैकेंसी को खोला और वैकेंसी चलाई, तो जितनी एप्लीकेशंस उन पर पहले से आई थी, सबसे पहले उन्होंने उनका यूज़ करने की कोशिश की। तो बताओ कौन सा सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट है, एक्सटर्नल सोर्स है, और उसमें मेथड कौन सा है, बहुत सिंपल, कैजुअल कॉलर है, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी पूरी 6 केस स्टडीज़ कवर हो चुकी हैं। इससे पहले स्टाफिंग चैप्टर की मैं पार्ट वन भी बना चुका हूँ, और उसमें भी काफ़ी केस स्टडीज़ कवर करा चुका हूँ। तो लेट्स होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट केस स्टडीज़ ढूंढ ढूंढ के लाते हैं, थोड़ा बहुत एनालिसिस भी करके लाते हैं, बहुत झूठ नहीं बोलूँगा मैं, लेकिन थोड़ा बहुत कहीं कहीं बुक से ढूंढ के केस स्टडीज़ लाते हैं जो कि कहीं ना कहीं CBSE या किसी अदर बोर्ड में आ चुकी रहती हैं, ठीक है। और ये खासकर आप ये समझो कि आप प्रोसेस पे बिलीव करो कि दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रैक्टिस, नॉट फॉर योर रिजल्ट्स। सो दिस कैन बी अ इंडिकेटर फॉर यू दैट हाउ वेल यू आर स्टडिंग इन योर बिजनेस स्टडीज़, ओके।
सो दीज आर नॉट फॉर लाइक कि ये पहले एग्ज़ाम्स में आ चुकी हैं तो फिर मतलब ये तो मेरे को हेल्प कर देंगी या आगे भी यही आ जाएंगे, ऐसा नहीं है। एंड डोंट बिलीव ऑन दिस लाइक फुलिश थिंग्स कि आप जो पिछले बार आ चुका है। मैं ज़रूर मानता हूँ कि जो पिछले 10 साल के पेपर्स हैं उनमें से चीज़ें आती हैं, लेकिन केस स्टडीज़ या ये चीज़ें हैं। अब देखो आप नए पॉलिसीज़ के बच्चे हो, हम भी उसी पॉलिसीज़ से निकले हुए हैं। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में कुछ भी चीज़ पुरानी मुश्किल है कि आएगी। क्वेश्चंस एक बारी के लिए आ सकते हैं, लेकिन केस स्टडीज़ और ये इनके पैटर्न चेंज होते रहेंगे और आपको उसके साथ अडेप्ट करना पड़ेगा। यू नो ना दैट एवरीथिंग इज़ डायनामिक इन नेचर, सो आपको भी डायनामिक होना पड़ेगा, ठीक है। सो होप करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक करना प्लीज़, चैनल को सब्सक्राइब करो और प्लीज़ मोटिवेट करो यार मुझे, ताकि मैं और ज़्यादा बना सकूँ वीडियो। हालांकि मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूँ, आपकी जितना सपोर्ट कर सकता हूँ, जितना हेल्प कर सकता हूँ अपने कंटेंट के थ्रू। और अगर आप शायद मेरे को एक टाइम पे कुछ अच्छा सपोर्ट दिखाओगे और मे बी 1000 सब्सक्राइबर्स के जब हम क्लोज़ होंगे, वेरी होपफुल कि कभी ऐसा होगा, तो उस टाइम पे शायद हम कुछ कंटेंट को चेंज करेंगे, कुछ अलग फॉर्म में कंटेंट को भी लाएंगे। तो प्लीज़ उस टाइम का आप भी वेट कीजिए और जल्दी से सपोर्ट कीजिए ताकि हम वहाँ तक पहुँचे और शायद कुछ बेटर क्वालिटी और ज़्यादा इससे मैं कंटेंट आपके लिए ला सकूं बिज़नेस स्टडीज़ के अंतर्गत, और मे बी इन फ्यूचर और बाकी सब्जेक्ट्स में भी आ जाए, ठीक है। सो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द चैनल विद योर फ्रेंड्स। ओके बाय।